मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इटर्नल्स अब कहाँ हैं? एमसीयू में हल्क के बेटे का आखिर हुआ क्या? या फिर थॉर की जान के पीछे पड़ा हुआ हरक्यूलिस हमें दोबारा एमसीयू में क्यों नहीं देखने को मिला? अगर आप ये सब मार्वल स्टूडियो से पूछेंगे तो वो बोलेंगे अरे बताओ ना, क्या बताओ ना। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 8 पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो फिलहाल तो अब तक अनरिजॉल्व ही हैं और कभी उनकी एक्सप्लेनेशन हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी इसके भी बहुत कम चांसेस हैं। तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर अपने आप में काफी अंडररेटेड सीरीज है जिसने सैम और बकी के रिलेशनशिप और सैम के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को तो दिखाया ही साथ बहुत कुछ नया भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सुपर सोल्जर्स की हिस्ट्री के बारे में पता चला, एक नया सुपर सोल्जर जॉन वॉकर एज यूएस एजेंट देखने को मिला और इन सब के बीच में पावर ब्रोकर का भी एंगल देखने को मिला जो सीरीज के अंदर मध्यपुर में ऑपरेट करती है। सीरीज के एंड तक तो इस बात को दिखाया जाता है कि उसे यूएस गवर्नमेंट ने फिर से एज एन एजेंट रीइंस्टेट कर दिया है, बट उसके कुछ ही समय बाद ये भी कंफर्म किया जाता है कि वो यूएस गवर्नमेंट के सीक्रेट्स को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को बेच रही थी और इसी के बाद से उसका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हुआ क्या ये किसी को पता नहीं चला। बहुत सारी थ्योरीज ये भी दावा कर रही थी कि सीक्रेट इन्वेजन सीरीज के अंदर इस बात को रिवील किया जा सकता है कि शैरन कार्टर एक्चुअली एक स्क्रल एजेंट है, बट वो भी नहीं हुआ और फिलहाल शैरन कार्टर का क्या स्टेटस है ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसके बाद से ही कहीं कंफर्म नहीं किया गया है। 2016 में पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज हमें अपनी मूवी के अंदर देखने को मिला था, जहां पर उसे सॉर्सरर सुप्रीम बनते हुए तो दिखाया गया ही था, साथ ही साथ उसके एरोगेंट से हम्बल होने की भी जर्नी को दिखाया गया था। अंत में अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी यानी डोरमामू को भी हरा ही देता है। खैर, डोरमामू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिर से क्यों नहीं दिखा इसका मलाल तो हमें हमेशा रहेगा, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान हमें मोडो दिखता है मजिशियंस की पावर को कैप्चर करते हुए, और वो ऐसा क्यों कर रहा था, उसके पीछे इसका क्या रीजन था, ये हमें फ्यूचर में कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया। हाँ, हमें मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला था, बट वो एक अलग रियलिटी का मोडो था। तो इस रियलिटी के मोडो का हुआ क्या? प्रॉब्ली डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के डायरेक्टर स्कॉट डर्कसन सेकंड मूवी में इस कैरेक्टर का इस्तेमाल किसी चीज को सेटअप करने के लिए कर रहे थे, बट ये कैरेक्टर मार्वल में दोबारा हमें देखने को मिला ही नहीं। शैंग-ची भी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवीज में से एक है, जहां पर 10 रिंग्स का इस्तेमाल करके शैंग-ची का पिता मैंडरिन अपने टेरर नेटवर्क को हजारों सालों से चला रहा होता है। इवेंचुअली शैंग-ची इन 10 रिंग्स को कंट्रोल कर लेता है, बट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान इस बात को रिवील किया जाता है कि ये 10 रिंग्स एक्चुअली कॉस्मोस में कोई मैसेज या सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और ये मैसेज किसको जा रहा है और क्यों जा रहा है ये कभी रिवील नहीं किया गया। कॉमिक बुक के अंदर ये 10 रिंग्स की टेक्नोलॉजी एलियन रेस मार्कलुअन्स की थी, जो बेसिकली ड्रैगन लाइक एलियन स्पीसीज होती हैं, और इसी ग्रुप का हिस्सा था फिंग फैंग फूम। और बहुत सारे लोग थ्योराइज कर रहे थे कि शैंग-ची के नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ हमें फिंग फैंग फूम भी देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या आने वाले टाइम में डूम्सडे में इस बात को एक्सप्लेन किया जाएगा? मुझे इसके बहुत कम चांसेस लगते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हल्क की कहानी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दूसरे कैरेक्टर्स के साथ मिलकर ही अब तक समवॉट कैरी फॉरवर्ड किया गया है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला एवेंजर्स एंड गेम के बाद, जब हमें हल्क एक्चुअली शी हल्क सीरीज में देखने को मिला। अब वैसे तो जनरली इस सीरीज को उतना पसंद नहीं किया गया, बट हल्क के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को जो कि थॉर रैग्नारॉक से जुड़ा हुआ था उसे यहाँ पर एड्रेस जरूर किया गया, और वो ये था कि हल्क ने सकार पर किसी के साथ स्मैश किया था, जिसके कारण उसके बेटे को फाइनली सीरीज के एंड में बहुत ही ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया और एक्चुअली बहुत ही कैजुअली इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बट इसके बाद उसका क्या हुआ? क्या वो अभी भी धरती पर है या वो सकार पर है, और क्या एवेंजर्स डूम्सडे में वो हमें देखने को मिलेगा? इन सब की कोई गारंटी नहीं है, और मे बी हल्क नहीं तो उसका बेटा एज हल्क की रिप्लेसमेंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बन सकता है, जिसे एमसीयू समवॉट डेवलप नहीं करना चाहता। थॉर लव एंड थंडर मूवी के थ्रू हमें गॉड्स के कॉन्सेप्ट को और ब्रॉडली इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें दिखाया गया कि नॉर्स गॉड के अलावा भी और कौन कौन से गॉड होते हैं और उनकी अपनी क्या जगह है। अल्टीमेटली यहाँ पर थॉर एरोगेंट ज़ीउस को हराकर लाइटनिंग की एबिलिटी ले लेता है, बट पोस्ट क्रेडिट सीन में इस बात को रिवील किया जाता है कि ज़ीउस को इस बात से कितनी तकलीफ थी और वो अपना चैंपियन हरक्यूलिस के रूप में थॉर के पीछे भेजता है। अब कॉमिक बुक के अंदर हरक्यूलिस भी
वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक है जो थॉर और हल्क के टो टू टो जा सकता है। ऐसे में इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक हमें देखने को क्यों नहीं मिला। एंड डेफिनेटली इसके जैसा कंटेंडर एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर भी काफी काम आ सकता है, बट इसकी कोई और अपीयरेंस हमें देखने को मिले ही नहीं जिसमें थॉर और हरक्यूलिस आमने सामने हो। अब शायद ये चीज फ्यूचर में तभी हमें देखने को मिल सकती है जब थॉर की कहानी को एवेंजर्स डूम्सडे के आगे बढ़ाया जाएगा। इटर्नल मूवी के अंदर किट हैरिंगटन का हमें डेन विटमैन देखने को मिला था। मार्वल कॉमिक्स के अंदर डेन विटमैन एक्चुअली ब्लैक नाइट होता है जिसकी अपनी ही एक बहुत बड़ी लेगेसी और इसके मेंटल को कई सारे कैरेक्टर्स ने होल्ड किया हुआ है जो पुराने जमाने की मर्लिन की कहानी से जुड़ती है। एंड डेफिनेटली उसकी पावरफुल स्वॉर्ड यानी एबनी ब्लेड को इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज भी किया गया था, बट इस कैरेक्टर को फ्यूचर में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहीं यूज ही नहीं किया गया, जो मुझे एक बहुत ही मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है क्योंकि ये मून नाइट, डॉक्टर स्ट्रेंज और आने वाले घोस्ट राइडर कैरेक्टर के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा खासा टीम अप कर सकता था, बिल्कुल कॉमिक के मिडनाइट सन्स की तरह। पूरी की पूरी इटर्नल्स टीम कहाँ है? I mean, इतनी बड़ी प्रॉब्लम एवेंजर्स डूम्सडे में आने वाली है, ऐसे में इटर्नल्स जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे वो कहाँ पर हैं? लास्ट टाइम हमने इटर्नल्स के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि पिप द ट्रोल के साथ हैरी स्टाइल्स का एरोज यानी कि स्टार फॉक्स देखने को मिला था, बट एरोज का और बाकी इटर्नल्स का हुआ क्या और वो एवेंजर्स डूम्सडे की प्रॉब्लम के दौरान कहाँ पर हैं? शायद हमें कभी पता ही ना चले। शायद कभी पता नहीं चले से याद आया कि हो सकता है डिज्नी नहीं चाहता कि हमें पता चले कि आखिर कैंग का हुआ क्या, क्योंकि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया के अंत तक कैंग को एक बहुत ही पावरफुल बीइंग के रूप में स्टैब्लिश किया गया था और जो आज एवेंजर्स डूम्सडे है वो पहले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी होने वाली थी। बट ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन हम सब जानते हैं कि जॉनथन मेजर्स के लफड़े के चक्कर में डिज्नी ने उनके साथ अपना पल्ला झाड़ लिया, वरना एक पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ कैंग्स देखने को मिला था और दिख रहा था कि कैंग तबाही मचाने के लिए कितना बेताब है। बट यहाँ पर प्लान्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया और यहाँ पर डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि लोकी सीरीज के दौरान हमें इस बात को एक्सप्लेन किया गया था कि कैंग और उसके वेरिएंट्स टाइमलाइन के अंदर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें इस कैरेक्टर का कैमियो देखने को मिलेगा? ये तो आने वाली मूवी ही बताएगी। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपके हिसाब से और कौन कौन से पोस्ट क्रेडिट सीन हैं जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अनरिजॉल्व ही रह गए। क्या पता हम इस वीडियो का पार्ट 2 ही बना दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।